साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को फाइनली जमानत मिल गई, मगर जमानत मिलकर भी राउत को जेल से आजादी नहीं मिली। जी हाँ, राउत की जमानत में बहुत बड़ा पेच फंस गया है और अब कितने दिन और जेल में रहना पड़ेगा इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जैसे ही संजय राउत को लेकर जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आया तो राउत के समर्थक झूम उठे, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया सबकी सांसें अटकी रही और शाम होते होते संजय राउत को एक बार फिर से जेल में ही जाना पड़ा, जिसके बाद तो राउत खेमा एक बार फिर से निराश हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कोर्ट में जो जमानत पाकर भी संजय राउत को जेल से रिहाई नहीं दी गई? आखिर क्यों वकीलों की दिन भर की माथापच्ची बेकार चली गई और दिन भर चली उठापटक के बाद कैसी थी राउत की हालत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शेर बाहर आ रहा है, सबसे बड़ा नेता फिर से आ रहा है और सिंघम रिटर्न्स, ये सब वो नारे थे जो कि मुंबई की पीएमएलए कोर्ट के बाहर संजय राउत के समर्थक लगा रहे थे और कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बांटने के साथ ही ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए थे। राउत के समर्थकों ने तो संजय राउत की जमानत मिलने की खुशी में फूल बिछाना भी शुरू कर दिया था ताकि वो अपने नेता का जोरदार वेलकम कर सके, मगर ये सब धरा का धरा रह गया और शाम होते होते संजय राउत को एक बार फिर से जेल की चार दीवारी में जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ कोर्ट में वो भी समझिए। तो पहले खबर आई कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से 102 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने संजय राउत को जमानत तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने संजय राउत को नगद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, मगर फिर अचानक से मीडिया में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के इस फैसले को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और वो भी साथ की साथ, और उसकी सुनवाई भी साथ की साथ होने की बात सामने आई। हालांकि ईडी ने कोर्ट से जमानत को निलंबित करने की मांग की थी, मगर विशेष अदालत ने जमानत को निलंबित नहीं किया बल्कि उस पर कुछ देर का स्टे लगा दिया ताकि जांच एजेंसी हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सके। और ईडी ने भी बिना वक्त गवाए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विशेष अदालत के जमानत मंजूरी वाले फैसले को चुनौती दी और ईडी ने इस मामले में साथ की साथ सुनवाई की मांग भी की। अब दिन भर ये सब चलता रहा, वकीलों की माथापच्ची चलती रही और ईडी की मशक्कत भी चलती रही कि राउत किसी भी तरह से जेल से बाहर न जाने पाए। अब कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक बेचैन दिखे तो कोर्ट के अंदर राउत और उनकी लीगल टीम हाथ पैर मारती रही, क्योंकि जमानत तो मिल गई मगर फिर भी जेल से रिहाई नहीं मिली, क्योंकि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। अब हालांकि हाई कोर्ट में आज ही उसकी सुनवाई की मांग की गई, मगर कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है, इसीलिए शाम के 5 बज चुके थे और 5 बजे बाद किसी भी जेल के कैदी को बाहर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए ऑर्थर रोड जेल की गाड़ी संजय राउत को फिर से जेल ले गई, वो भी अपने साथ। अब इस दौरान संजय राउत काफी परेशान दिखे, क्योंकि जमानत मिलकर भी फिर से जेल जाना पड़ा। उनको ये कतई भी रास नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से 102 दिन बाद लोहे की चार दीवारी से बाहर आने का मौका मिला था, मगर ईडी के एक और शिकंजे के चलते राउत फिर से बुरी तरह उलझ कर रह गए और राउत की परेशानी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। वहीं कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक, पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य भी काफी परेशान और बेचैन दिखे। अब देखना होगा कि ईडी की अपील पर मुंबई हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही संजय राउत की जेल से रिहाई पर फाइनल अपडेट मिलेगा, मगर फिलहाल तो खबर यही है कि जमानत मिलने के बावजूद संजय राउत को फिर से जेल में ही जाना पड़ा, उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली। तो आपका संजय राउत की जमानत पर क्या कहना है? क्या राउत को जेल से रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो टेरर फंडिंग केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने हाल ही में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया है कि दाऊद देश विरोधी लोगों की मदद के लिए हवाला के जरिए भारत में करोड़ों रुपए भेज रहा है। ये पैसा मुंबई में दुबई और सूरत के रास्ते पहुंचाया जा रहा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उसकी बहनोई मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और दोनों शेखों के खिलाफ
आरोप पत्र दायर किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि इस मोटी रकम के लिए एक स्पेशल कोड का इस्तेमाल भी किया जाता है। जानकारी में सामने आया है कि अंडरवर्ल्ड के मुखिया ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए हाल ही में भेजे थे। ये चार्जशीट मुंबई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मुंबई में हवाला के जरिए की गई करोड़ों रुपए की फंडिंग का जिक्र है। इस चार्जशीट में एनआईए ने साफ लिखा है कि डी कंपनी मुंबई में एक बार फिर से अपना सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे राउत देश में करोड़ों रुपए हवाला के जरिए भेजता है ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। चार्जशीट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए भेजे थे। चार्जशीट के मुताबिक यह पैसा भारत में सूरत के रास्ते आया था और बाद में मुंबई पहुंचाया गया। एनआईए के मुताबिक हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शब्बीर शेख नाम के 2 आरोपियों तक पहुंचाया गया था। चार्जशीट में यह तक कहा गया है कि पिछले 4 साल में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए भारत में भेजे गए हैं। अब ये वो जाँच है जो की एनआईए की टीम ने की है और कोर्ट में इसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की है। मगर सूत्रों की माने तो मुंबई में जो पैसा पहुंचा था उसका लिंक सीधे तौर पर नवाब मलिक से भी जुड़ गया है, क्योंकि चार्जशीट में लिखा गया है कि ये पैसा 8 से 10 महीने पहले मुंबई पहुंचाया गया था, यानी कि मलिक की गिरफ्तारी से ठीक पहले, क्योंकि मलिक को फरवरी 2022 में अरेस्ट किया गया था और अरेस्टिंग के बाद तो मलिक के खाते पूरी तरह सीज हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा आया। हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मलिक के पास किसी अवैध तरीके से पैसा पहुंचा हो और शायद इसी लिंक की जांच एनआईए कर रही है। अब ईडी ने तो मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, इसीलिए अब हवाला का पैसा आना मलिक से बंद हो गया होगा, वरना हो सकता है कि मलिक अब भी डी कंपनी के साथ इन्वॉल्व रहते और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहते। अब मलिक का नाम इसमें शामिल हो ही चुका है, तो सूत्रों की माने तो अब ईडी का ये पूरा केस एनआईए अपने हाथ में ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो मलिक की मुश्किलें 2 गुना बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, देश विरोधी लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या एनआईए को मलिक का केस अपने अंडर में ले लेना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो मलिक को लेकर और कैसे कैसे गंभीर खुलासे हो सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।